हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील मिश्रा और मैं आप सभी का इंग्लिश एक्टिवेटर के चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो चैप्टर जो कि पिछले सेशन का ही दूसरा पार्ट है, यानी बौद्ध धर्म पार्ट 2, जिसका आज हम कल तक हमने जहां तक देखा उसके आगे की पढ़ाई हम करेंगे। तो इसका पहला सेशन यानी बौद्ध धर्म सेशन 1 का क्लास जो नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आप इसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और हाँ, बिल्कुल एकदम जी जान लगा के, क्योंकि समय कम है, पढ़ना है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ, दिल में एक बात रखना है कि अगर सिविल सर्विस एक पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, और आज हम इसको नहीं छोड़ते हैं। और बौद्ध धर्म के सारे वो सवाल जो कि आता है 110%, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको अलग से कोई बौद्ध धर्म पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आइदर अ बिहार स्पेशल और एनी काइंड ऑफ बुक फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री। तो देखेंगे आज जो हम यहाँ शुरुआत किए हैं वो अष्टांगिक मार्ग, यानी गौतम बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग आपको बताया, इसमें से सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये पता होगा कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है, देन यू कैन टिक द राइट आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेमोराइज दिस: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी सही तरीके से सारा काम करने को ही गौतम बुद्ध ने जोड़ दिया है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं आचरण पे बहुत ज्यादा जोड़ दिया है कि लोगों का जो चाहे वो बोली हो, आचरण हो, वो बेहतर हो, ताकि वो जो है धर्म की ओर आगे बढ़े और बेहतर तरीके से काम कर सके। उसके बाद महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ जो है ये हमारा 4 है। ये VVVVVI⁻10 समझ लीजिए। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 4 जो है कौन क्या है भाई, तो बौद्ध ग्रंथ है। तो ऑब्वियसली ये हमें ध्यान में रखना होगा कि बौद्ध ग्रंथ कौन कौन सा है, क्योंकि इसमें से नाम देगा और कहेगा कि ये क्या है, बौद्ध धर्म है, जैन ग्रंथ है, उपनिषद है या क्या है। या दूसरी तरह से ये भी दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म है या इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म ग्रंथ सिद्धांत तथा कहानी संग्रह हमें 2 पुस्तक से मिलता है, एक हमारा निकाय है और दूसरा हमारा जातक है। ठीक है। दीपवंश तथा महावंश नाम का 2 ग्रंथ है। और ध्यान में रखना, देखिए एक लाइन से बहुत सारे सवाल उठ के आते हैं कि ये 2 जो है वो ग्रंथ हैं, ओके राइट, मगर वो किस भाषा में है, तो पाली भाषा में है। अब अगला सवाल कि उससे किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो उससे हमें मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। कौन सा किताब? दीपवंश और महावंश किस भाषा में है? पाली भाषा में है, और उसके बारे में हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें उससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो हिंद यवन शासक मिनांडर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सवाल आया हुआ है, चेक कर सकते हैं। उसके बाद दिव्य वदान से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर के पुष्पमित्र शुंग, जिसको कि एक्चुअली में डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म भी माना जाता है, एक प्रचंड महान विद्वान और बड़े ही पराक्रमी राजा माने जाते हैं, तो उनके विषय में हमें जानकारी दिव्य वदान से मिलती है। उसके बाद कुछ चीनी यात्री जिनका कि बौद्ध धर्म में उनका हमेशा मेंशन होना अनिवार्य माना जाता है, तो फाहियान, वैनसांग, शुंगयुंग और इत्सिंग, ये प्रसिद्ध 4 चीनी यात्री थे जो कि आए और बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, सीखा और फिर उसका प्रचार प्रसार किया चाइना में। और एक चीज आप शायद आप जानते ही होंगे कि चाइना जो है बौद्ध धर्म से ही निकल करके, एक तरह से कहा जाए तो बौद्ध धर्म से ही निकल करके आज वो चीज आया जिसके लिए आज चाइना जाना जाता है। चाइना आज सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस होता है, एक्सेप्ट द बिजनेस, तो उसका कुंग फू। और चाइना का जो कुंग फू है वो चाइना की देन नहीं, सबसे पहला तो ऑब्वियसली बौद्ध धर्म की देन है। और बौद्ध धर्म के ही एक बौद्ध धर्मी थे जिन्होंने चाइना में जाकर के बोधिवर्मन, जिन्होंने की चाइना में जाकर के ये मार्शल आर्ट की शुरुआत की। और आज चाइना तो बोधिवर्मन जो थे उनका नाम था, वो बौद्ध धर्म यात्री थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने ही वहां पे चाइना में प्रचार प्रसार किया किसका, मार्शल आर्ट का। उसके बाद और
फाहियान जो है किसके टाइम पे आया, ये सब सवाल बहुत ज्यादा बनता है, बहुत 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 हाल फिलहाल एसआई के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और वैनसांग जो है राजा हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। नाम याद रखेंगे उस महान बौद्ध धर्म अनुयायी का, बोधिवर्मन। ओके, उसके बाद इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत्सिंग कब आया भारत, तो 7वीं शताब्दी के अंत में आया। उसके बाद हम देखते हैं कि महायान संप्रदाय, ये एक खास तरह के संप्रदाय थे जिनका कि फैलाव कहाँ कहाँ था, तो तिब्बत, चाइना, कोरिया और मंगोलिया में, इन जगहों पे था। उसके बाद हीनयान संप्रदाय के लोग जो हैं, महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चाइना, कोरिया और मंगोलिया में हैं। और हीनयान, यहाँ पे देखिएगा यान के नाम से 2 संप्रदाय हैं, एक महायान और एक हीनयान। तो महायान के लोग जो हैं वो तिब्बत, चाइना, कोरिया और मंगोलिया में हैं, जबकि हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार, जावा, जो कि एक्चुअली इंडोनेशिया कहलाता है, आदि देशों में फैले हुए हैं। बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान, जो 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र अनुसंधान से युक्त थी और जिसका प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कहाँ है भाई, तो भागलपुर जिला, जो कि बिहार में ही पड़ता है। भागलपुर जिला जो कि बिहार में ही पड़ता है, और वहीं पे हमारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था। एक टाइम ऐसा था कि मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो 3 सबसे बड़े यूनिवर्सिटी थे, वो कौन कौन थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, दूसरा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और तीसरा तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो तीनों भारत में था। और इन 3 में से सबसे बड़ा जो गर्व की बात थी कि इन 3 में से 2 हमारे बिहार में ही था, एक नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में चला जाता है, और तक्षशिला के ही जो आचार्य थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, अर्थशास्त्र के रचयिता, ऑफकोर्स आप नाम जानते होंगे, कौटिल्य। उसके बाद हम देखते हैं तो संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। ये सब छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, ध्यान रखना है। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी और बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन उपवास का होता था, जिस दिन हर हाल में उसे फास्टिंग करनी होती थी, अमावस्या, पूर्णिमा, और 2 जो है चतुर्थी दिवस होता था, जिसमें कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को फास्टिंग करना, उपवास करना अनिवार्य होता था। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, ये बहुत बार आया हुआ सवाल है कि पंचशील सिद्धांत का वर्णन किससे मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक लाइन और बताना चाहेंगे कि हम अगर हम बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक रहे महात्मा बुद्ध, तो अगर हम उनकी भी बात करें कि उन्हें ज्ञान 6 वर्ष की तपस्या के उपरांत भी कहाँ पे आकर के मिलती है, तो वहाँ पे आकर के मिलती है जबकि उन्हें सुजाता नाम की स्त्री ने क्या खिलाया था, खीर खिलाया था। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो सुजाता नाम की स्त्री ने जब खीर खिलाया था तो जाकर के मिला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हम अगर इस धर्म में ही बात करते हैं तो भी, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। और हमारे मनुस्मृति में भी यही लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। सो डेफिनेटली वी मस्ट रिस्पेक्ट वीमेन इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। और बौद्ध धर्म के अब लास्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हुए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर कि सवाल हमेशा पूछना अनिवार्य ही होता है, तो वो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो 4 संगीतियाँ हुई, 4 संगीतियाँ समझिए या 4 बहुत बड़े मीटिंग समझिए, या उस समय विश्वव्यापी लेवल पर, एकदम इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का जो मीटिंग हुआ, वो 4 हुए, अलग अलग शासन काल में हुआ, अलग अलग टाइम पीरियड पे हुआ। तो उससे सवाल बहुत ज़्यादा बनता है कि प्रथम संगीति कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके शासन काल में हुआ, या उसका उद्देश्य क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑफकोर्स आप इसको देख लेंगे। और आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपको नोट्स बनाना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के बिल्कुल रख सकते हैं, इवन रखना ही चाहिए। अब हम आते हैं प्रथम, तो इसका स्थान जो था वो राजगृह था, और राजगृह में कहाँ था, तो सप्तपर्णी गुफा में था। इसका टाइम पीरियड जो है वो 483 ईसा पूर्व में था। अध्यक्ष इसके महाकश्यप जी थे। शासनकाल किसका, तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई, पॉइंट बी नोटेड। और ये हयंक वंश के थे, और इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पीटकों, सूत पीटक तथा
विनय पिटक में संकलित करना, यह था प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य। हम अगर दूसरे की ओर बढ़ते हैं, यानी दूसरा बौद्ध संगीति की ओर, तो पाते हैं कि स्थान जो था ये वैशाली था, यानी वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ। समय था 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी। शासनकाल तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ, और कालाशोक शिशुनाग वंश का, शिशु नाग वंश का था। और इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अस्थविर एवं महासामयिक दो भागों में विभाजन। जैसे जैसे समय पे जिस हिसाब से धर्म के उत्थान के लिए जो रिक्वायरमेंट होती गई, उस आधार पे ये मीटिंग्स हुए, ये संगीतियां हुआ। तीसरा जो है फीलिंग प्राउड, ये जो हमारा है पाटलिपुत्र में हुआ, द कैपिटल ऑफ बिहार। और इसका समय जो था 251 बीसी था, 251 ईसा पूर्व में। और इसके साथ किसके शासनकाल में, तो अशोका द ग्रेट, अशोक के शासनकाल में। और अशोक जो थे वो मौर्य वंश के से थे। और इसका उद्देश्य था संघ वेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिदिन एवं तीसरा पीटक अभिधम्म पीटक को जोड़ना। यानी यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट काम हुआ वो अभिधम्म को जोड़ा गया, किसमें, तो तीसरा बौद्ध संगीति में। तो पूछा जा सकता है कि अभिधम्म जो है कौन सी बौद्ध संगीति में जोड़ा गया, तो तीसरा किसके शासनकाल में हुआ, तो अशोक के शासनकाल में हुआ। कब हुआ, 251 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ, तो ऑफकोर्स पाटलिपुत्रा में हुआ। चतुर्थ, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि 3 बौद्ध संगीतियां तो बिहार में हुई, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्रा में। लेकिन चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ वो बिहार में ना होकर के कश्मीर में होता है। 3 बिहार में होता है, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा। और चौथा जो हमारा होता है वो बिहार से बाहर होता है, कश्मीर में होता है। कश्मीर के कहां, तो कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है, कनिष्क के शासनकाल में होता है। और कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश से संबंधित थे, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष भी थे। और यहाँ पर आकर के पूरा बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, जिसकी चर्चा अभी किए थे। एक हीनयान संप्रदाय और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है चतुर्थ बौद्ध संगीति से, कि इकलौता ऐसा बौद्ध संगीति है जो कि बिहार से बाहर होता है। किसके टाइम पे, तो कनिष्क के टाइम पे। कनिष्क किसका था, तो कुषाण वंश का था। अध्यक्ष उपाध्यक्ष से सवाल ना भी पूछे, पर ये इंपॉर्टेंट है कि किस बौद्ध संगीति में पूरा बौद्ध धर्म जो है वो 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। तो यहाँ पर आकर के हमारा पूरा जो है बौद्ध धर्म खत्म होता है। तो यहाँ पर आकर के हम देखते हैं कि ये हमारा सवाल चौथा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियसली बाकी सभी है, बट चौथा को अगर हम इन चारों में देखें, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, तो चौथा बौद्ध संगीति जो है हमारा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से क्योंकि ये जो है कश्मीर में होता है। इकलौता ऐसा बौद्ध संगीति है जो बिहार से बाहर होता है, कनिष्क के टाइम पीरियड में होता है, ईसा के पहली शताब्दी के आसपास होता है। और कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से था। और इसी बौद्ध संगीति के बाद जो है हीनयान और महायान 2 अलग संप्रदायों का भी उदय होता है। तो यहाँ पर आकर के हमारा जो ये बौद्ध धर्म चैप्टर था वो आकर के समाप्त होता है। और आई होप कि अब कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी और व्हाटएवर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपके दिमाग से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस दोनों सेशन को अच्छे से ध्यान से देखा, पढ़ा और समझने की कोशिश किया। एंड डेफिनेटली यू शुड मेक नोट्स। तो उसके बाद मैं आपको इस वीडियो को खत्म करने से पहले ही बता दूं कि अगला जो हमारा सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले सेशन में हम क्वेश्चन बेस्ड एनालाइज करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम पिछले 2-3 सालों के सवाल को लेकर के उस पर एनालाइज करेंगे कि किस तरह से, या फिर यूं कहा जाए तो किस सेक्शन से, किस पार्ट से ज़्यादा सवाल आ रहा है, तो उस सेक्शंस पे हम स्टडी करेंगे। तो ऑफ कोर्स यू शुड वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। और ये सेशन आपका तभी आप तक पहुंच पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो राइट नाउ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये सारी जानकारियों के लिए मेरे नहीं तो अशोक के नाम पे या फिर बौद्ध धर्म के नाम पे एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कीजिए। और हाँ, शेयर करें ताकि आपके भी जान पहचान के लोग इस चैनल को जान सकें और यहाँ पे जो चीज़ बताया जा रहा है उसे जान सकें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। एंड आपसे मिलते हैं एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां से कि डेफिनेटली आपका बीपीएससी 67th के लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो डेफिनेटली हाई लेवल पे पहुंचाने का मेरा प्रॉमिस है। सो थैंक यू सो मच।